नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण अशोक विश्वविद्यालय सोनीपत में किया गया। कहाँ किया? अशोक विश्वविद्यालय सोनीपत में किया गया, ठीक है, जो कि हरियाणा में है। चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वन्य परिस्थिति संरक्षण पर शोध को बढ़ावा देना। क्या करना? जो वन्य परिस्थिति संरक्षण है उसमें शोध को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का संक्षिप्त नाम क्या है? तो भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का संक्षिप्त नाम IWEC है। क्या है? IWEC है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? तो भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और वन्यजीव संरक्षण के लिए जुड़े विशेषज्ञ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण का प्रमुख अधिनियम कौन सा है? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण का प्रमुख अधिनियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। कौन है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में बाघ संरक्षण के लिए कौन सी प्रमुख परियोजना चलाई गई है? तो भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई गई है। कौन? तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना चलाई है? तो भारत में हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना चलाई गई। कौन चलाई है? प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना चलाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला जियोथर्मल कुआं कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला जियोथर्मल कुआं पूगा घाटी लद्दाख में। कहाँ? पूगा घाटी लद्दाख में शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम। भारत का पहला जियोथर्मल कुआं किस ऊर्जा से संबंधित है? तो भारत का पहला जियोथर्मल कुआं भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। किससे है? भूतापीय ऊर्जा से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जियोथर्मल ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जियोथर्मल ऊर्जा का मुख्य स्रोत पृथ्वी के भीतर की प्राकृतिक ऊष्मा है। क्या है? पृथ्वी के भीतर की प्राकृतिक ऊष्मा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जियोथर्मल ऊर्जा की सबसे प्रसिद्ध संभावित साइट कौन सी है? भारत में जियोथर्मल ऊर्जा की सबसे प्रसिद्ध संभावित साइट पुंगा घाटी लद्दाख है। कौन है? पुंगा घाटी लद्दाख है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जियोथर्मल ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा माना जाता है? तो जियोथर्मल ऊर्जा को नवीनीकरण ऊर्जा माना जाता है। कौन माना जाता है? नवीकरणीय ऊर्जा माना जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो जो जियोथर्मल है ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, हीटिंग और गर्म पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए? बिजली उत्पादन, हीटिंग और गर्म पानी की आपूर्ति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं। भारत में जियोथर्मल ऊर्जा के विकास से किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है? तो जो भारत में जियोथर्मल ऊर्जा के विकास से लद्दाख और अन्य ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम।
जियोथर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो जियोथर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल और निरंतर उपलब्ध होने वाली ऊर्जा है। क्या है? स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल और निरंतर उपलब्ध होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेस्टस पालोटी नामक नई स्पीडविंग डैम्सलेराई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो यह किसमें खोजी गई? केरल राज्य में खोजी गई। जो है लेस्टस पालोटी नामक नई स्पीडविंग डैम्सलेराई प्रजाति है जो केरल में खोजी गई। ठीक है, चलिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो ये जो है लेस्टस पालोटी किस प्रकार का जीव है? तो ये एक डैम से फ्लाई का जीव है। कैसा है? डैम से फ्लाई का जीव है। ठीक है, लेस्टस पालोटी किस वंश से संबंधित है? तो लेस्टस पालोटी लेस्टस वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेस्टस वंश से संबंधित है। नेक्स्ट होते हैं डैमसेल फ्लाई किस गण से संबंधित है? तो डैमसेल फ्लाई ओडोनाटा गण से संबंधित है। किससे? ओडोनाटा। ठीक है, ओडोनाटा गण में कौन से प्रमुख कीट शामिल होते हैं? तो ओडोनाटा गण में ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई प्रमुख कीट शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नई प्रजातियों की खोज का प्रमुख महत्व क्या है? तो जो नई प्रजाति हैं उनका खोज का प्रमुख महत्व है जैव विविधता में संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्या है? जैव विविधता में संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये इसकी महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत में नई वन्यजीव प्रजाति की खोज किस क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करती है? तो यह जैव विविधता एवं परिस्थिति की अनुसंधान में को मजबूत करती है। किसको करती है? जैव विविधता और परिस्थिति की अनुसंधान को मजबूत करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केरल किस जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है? तो केरल जो है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपन एआई ने हाल ही में किस भारतीय मूल के अधिकारी को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने हाल ही में उदय उदय रुद्रराजू को हाल ही में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है। क्या किया है? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। उदय रुद्रराजू को ओपन एआई के किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो उदय रुद्रराजू को ओपन एआई के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कंप्यूटर के पद पर नियुक्त किया गया है। किस पे? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उदय रुद्रराजू किस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ हैं? तो उदय राजू कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग से जुड़े हुए क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओपन एआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो ओपन एआई है उसका मुख्यालय हो जाएगा कहाँ स्थित है बताइए? तो उसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। नेक्स्ट देखते हैं। ओपन एआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओपन एआई की स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में ओपन एआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वर्तमान एआई
ओपन एआई के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ओपन एआई के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम अल्टमैन है। कौन है? सैम अल्टमैन है। ये ओपन एआई के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा? ओपन एआई कंपनी द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओपन एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओपन एआई का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित और मानव हित की उपयोगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास करना। जो सुरक्षित और मानव हित में उपयोगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास करना है, यह इसका ओपन एआई का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का शुभारंभ किस संस्था ने किया? ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का शुभारंभ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया। कौन? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ईसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीसीआई का पूर्ण रूप है ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है? ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया है ईसीसी का पूर्ण रूप। ठीक है, और ईसीसी का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ईसीसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र को मजबूत बनाना तथा उद्योग और सरकार के बीच सहयोग बढ़ाना। ठीक है, यह है ई कॉमर्स ईसीसी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, IAMAI का पूर्ण रूप क्या है? तो IAMAI का पूर्ण रूप है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, IAMAI का मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो IAMAI मुख्य रूप से इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल सेवा से संबंधित है। किससे है? ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इंटरनेट और मोबाइल ये सब किससे संबंधित है? तो इंटरनेट, मोबाइल और जो डिजिटल सारी चीजें हैं सब, तो इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ईसीसीआई का मुख्य फोकस किस क्षेत्र के विकास पर है? जो ईसीसीआई है उसका फोकस ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के विकास पे। किस पे है? ई कॉमर्स और डिजिटल विकास के व्यापार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली प्रमुख प्रणाली कौन सी है? तो भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की प्रमुख प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। कौन है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको यूपीआई भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ई कॉमर्स के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस तकनीकी की रही है? तो जो भारत में है ई कॉमर्स के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंटरनेट और डिजिटल भुगतान तकनीकी की रही है। किसकी रही है? इंटरनेट और डिजिटल भुगतान तकनीकी की रही है। ठीक है, तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।